हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक कहलाते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, यानी शुक्राणु कहाँ पे बनता है? तो वृषण में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल पुंज, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है दल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आपको इस पे बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें ईंधन कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो एलपीजी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मेथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। ए ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह का पीएच 7 होने पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांत हमारे खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है धोने का सोडा, सी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन है एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। तो धोने का सोडा मिलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ग्रेफाइट अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश कौन सा तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि परिपथ के सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक है एक, ए ऑप्शन है अस्थाई चुंबक, बी ऑप्शन है अस्थाई चुंबक, सी ऑप्शन है प्राकृतिक चुंबक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक है एक, तो ये एक अस्थाई चुंबक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और दूध का पीएच मान 6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है। ए ऑप्शन है डोबराइनर को, बी ऑप्शन है मेंडलीफ को, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स को, डी ऑप्शन है मोसले को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है, तो मेंडलीफ को मिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मोसले ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वृक्क का आकार होता है। ए ऑप्शन है सेम के बीज के समान, बी ऑप्शन है त्रिकोण, सी ऑप्शन है आकारहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क का आकार होता है तो सेम के बीज के समान होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृक्क किससे संबंधित है, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है स्टोमेटा, डी ऑप्शन है जड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है दल पुंज, बी ऑप्शन है बाह्य दल, सी ऑप्शन है पराग कण, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में से कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है ये 4 प्रकार का होता है, इसे आपको याद रखना है। और झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये बंद वक्र होती हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहा का भार ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहा का भार, तो लोहा का भार बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है हर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है हाइड्रो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है, तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है, तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के आप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।